जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने भाग 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था कि भारत क्या है, एक यूनियन है, कोई भी राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकता। और आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि कोई भी विदेशी राज्य हम भारत में मिला सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड आर्टिकल में पढ़ा था संसद क्या कर सकती है, कोई भी राज्य में अगर परिवर्तन करना चाहे तो कर सकती है। फिर हमने आर्टिकल 4 में देखा था कि जब संसद सेकंड एंड थर्ड आर्टिकल का यूज कर रही होती है तो उसको राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये चारों आर्टिकल हमने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। फिर साथ में ही हमने देखा था कि जो हम कहते हैं ना आर्टिकल 1 में कि भारत क्या है, एक यूनियन है, तो वो पहले यूनियन कैसा था। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि वो एक 552 देशी रियासतों में बटा था। ठीक है, जिसको सरदार पटेल और वीपी मेनन को सारे ये जो मतलब टुकड़े थे एक भारत में मिलाने थे। तो हमने देखा था कि 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को हमने कैसे मिलाया था, ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को भारत में मिलाया था। फिर दूसरा था जूनागढ़, जूनागढ़ को हमने कैसे करवाया था, हमने जनमत संग्रह करवाया था जनता से, इसके तहत हमने जूनागढ़ को भारत में मिलाया। जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया, हरि सिंह ने क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसके थ्रू हमने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया था। और फिर हमने देखा था जो ये देसी रियासतें थी, मतलब एक भारत का निर्माण किया गया था और ये कैसे बटा था, ABCD ऐसे 4 पार्ट में बटा था। ए में कौन थे, ब्रिटिश। ठीक है, जो 9 राज्य इन्होंने ले रखे थे जिनमें अंग्रेजों का अधिकार था, जो अंग्रेजों ने हड़प रखे थे। और बी में कौन आते थे, प्रिंसलरी स्टेट, जो कि अंग्रेजों के क्या करते थे, चमचागिरी करते थे, उनके वफादार थे। इसमें भी 9 राज्य आते थे। और सी में कौन से आते थे, कमिश्नरी, अंग्रेजों ने मेन शहर पे क्या किया था, वहां का अपना कोई कमिश्नर भेज रखा था। इसमें 10 राज्य आते थे। और फोर्थ में क्या था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें एक था। ठीक है, ये हमने सारा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जब मतलब कि राज्यों को एक भाषा के आधार पर निर्माण करने की मांग उठने लगी थी, तो एस्केधर कमेटी आई थी 1948 में। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद JVP कमेटी आई, इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारमैया और सरदार पटेल। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के वो क्या थे, विरोध में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ 1952 में कि तेलुगु भाषा के लिए ना एक अलग से राज्य की मांग करने की मांग उठी थी। ठीक है, और ये मांग किसने उठाई थी, पेटू श्री रामलू ने। इन्होंने क्या किया, 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी। कितने दिन तक, 56 दिन तक। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जनता में क्या फैल गया था, विरोध फैल गया, रोष फैल गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद 1953 में क्या था, फजल अली आयोग का गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1956 में दी थी। ठीक है, इसको कानूनी मान्यता दे दी गई इनकी रिपोर्ट को। फिर क्या हुआ, 7वां अमेंडमेंट करना पड़ा हमारे संविधान में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होएगा। ठीक है, फिर ABCD क्या हो गए, ये रद्द हो गए और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया। तो उस आधार पर 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित हमारे प्रदेश बने थे। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में किया था। अब हम आके देखते हैं एक बार पेप्सू।
पेप्सू क्या था? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या था कि जो आज हम हरियाणा देखते हैं, हिमाचल प्रदेश देखते हैं, पंजाब और चंडीगढ़, ये पूरा पहले एक पंजाब था, पंजाब था। ठीक है, यहाँ पर भी लोगों में रोष फैल गया कि हमें भी अलग करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक शाह आयोग का गठन हुआ। इन्होंने कहा कि जहाँ पर हिमालय है, पर्वत है, माउंटेन है, उसको हिमाचल प्रदेश बना दो। जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा बना दो। जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है उसे पंजाब बना दो। और जो इन दोनों की कॉमन राजधानी है उसे क्या बना दो, उसे चंडीगढ़ बना दो। ठीक है, इस तरह से हमारे राज्यों का गठन हुआ और यहाँ पे हमारा भाग 1 बिल्कुल कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। भाग 2 को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, भाग 2 किससे रिलेटेड है? पहले तो एक ये देख लेते हैं कि भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल थे। भाग 1 में 1 से लेके 4 तक। ठीक है, और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित है भाग 2। ठीक है, इस सिटीजनशिप से संबंधित है। इसमें क्या कहता है कि नागरिकता का एक मतलब क्या होता है कि एक तरह की क्या होती है, फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी होती है, सुविधा होती है जो उस देश के रहने वाले लोगों को, उस देश के रहने वाले नागरिक को दी जाती है। फैसिलिटी में क्या आ जाता है, जैसे कि आपको वोटर कार्ड दिया जाता है। ठीक है, आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये सारी फैसिलिटी ना आपको अमेरिका में नहीं मिल सकती, क्योंकि आप क्या वहाँ के क्या नहीं हो, वहाँ के हम नागरिक नहीं हैं। और ऐसे ही अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आ जाए तो उसको इंडिया में ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब किसे मिल सकती है? सिर्फ इंडिया के नागरिक को ही मिल सकती है ना, अमेरिका से कोई आ गया उसको तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी क्या किससे मिलेगी? जो भारत का नागरिक होएगा। ठीक है, और जो नागरिकता है ना वो जन्म के साथ ही आ जाती है। जैसे ही हमने जन्म लिया हमारी नागरिकता जन्म के साथ ही आ जाएगी। लेकिन जो फैसिलिटी है ना वो 18 प्लस के होंगे हम तभी मिलती है। जैसे कि वोटर कार्ड कब बनता है आपका? 18 प्लस के हो जाओगे तब। और पैन कार्ड कब बना है? जब आप 18 प्लस के हो जाते तो तभी बनता है। ठीक है, इलेक्शन में कब खड़े हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एज है, लेकिन वैसे कॉमन देखा जाए तो 18 प्लस के। ठीक है, बाकी जितनी राशन कार्ड वगैरह सब कुछ क्या है, ये सारे मतलब 18 प्लस के बाद ही आपकी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। नागरिकता संबंधी जो संविधान लिया है हमने वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और नागरिकता संबंधी जो सिद्धांत दिया है ना, सिद्धांत पहली बार किसने दिया था? सिद्धांत अरस्तु ने दिया है, अरस्तु ने दिया है। ठीक है, आपको 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या क्या देखा? नागरिकता। नागरिकता में क्या देखा कि एक तरह की क्या है, एक तरह से फैसिलिटी होती है। फिर हमने देखा कि जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? अरस्तु ने। और संविधान लिया है हमने ब्रिटेन से। ठीक है, और जो भारत की नागरिकता है ना वो एक हरी नागरिकता है। एक हरी एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हम हमारे देश के नागरिक हैं, हम हमारे देश के क्या हैं? नागरिक हैं। लेकिन हम राज्य के क्या हैं? हम राज्य के तो क्या है? निवासी हैं, ना कि हम नागरिक हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इजली से अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि
आप अपने देश के भी नागरिक हो, ठीक है, और राज्य के भी नागरिक हो। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आपको अब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होना है तो आपको अलग से पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, मतलब सारे प्रोसीजर आपको डिफरेंट डिफरेंट राज्य के जो भी होंगे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं हमें अगर एक राज्य से हमें दूसरे राज्य में जाना है तो हमें वहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोसीजर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत में कौन सी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि एक हरी नागरिकता को क्या कहते हैं। इसके बाद जैसे कि हम जब हमारा संविधान 26 जैन 1950 में लागू हुआ था, जैसे ही लागू हुआ था तो हम भारत के क्या बन गए थे, नागरिक बन गए थे, ठीक है। जैसे ही लागू हुआ तो हम वहां के नागरिक बन गए। तो अब हम आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, कहाँ नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही 26 जैन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया तो हम वहाँ के क्या बन गए, नागरिक बन गए, ठीक है। वहाँ के हम क्या बन गए, नागरिक बन गए। अब आर्टिकल 6 पे आते हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, मतलब 1947 में भारत क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का अलग अलग देश हो गए। लेकिन जो एरिया का मतलब बंटवारा था वो एक दो दिन के बाद हुआ था, और वो क्या था, रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने, ठीक है, रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने, कि मतलब ये एरिया पाकिस्तान में आ रहा है, ये एरिया भारत में आ रहा है, ठीक है। मान लो अब कोई बॉर्डर पे रह रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होएगी कि क्या पता वो भारत में चला गया और क्या पता वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो अब मानो वो पाकिस्तान में चला गया और वो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान से कहाँ आना चाहता है, भारत में आना चाहता है। तो हमारी सरकार ने कहा ठीक है आप आ सकते हो, हम आपको नागरिकता देंगे, ठीक है। लेकिन आप कब तक आ सकते हो, ऐसा थोड़ी ना आप अब तक भी आ रहे हो। तो एक फिक्स डेट डिसाइड कर दी, 19 जुलाई 1948, कि आप इस डेट तक आ रहे हो तो आपको कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आओ और हम आपको क्या करेंगे, भारत का नागरिक घोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप इस डेट के बाद आते हो तो एक परमिट रूल होता है, परमिट रूल वो अप्लाई होएगा, ठीक है, वो अप्लाई होगा। इसमें क्या होएगा, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा। अब भारत सरकार अगर उस व्यक्ति को चाहे तो भारत का नागरिक बना भी सकती है, अगर नहीं चाहती तो वो नहीं भी बना सकती, ठीक है। एक अब इसमें क्या हो गया, एक रिस्की हो गया कि बना भी सकते ही है, नहीं भी बना सकती। लेकिन आप इस डेट तक आ जाते हो तो आप क्या घोषित हो जाते हो, भारत के नागरिक घोषित हो जाते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कोई एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये वाला आर्टिकल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अब थोड़ी ना ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो इस आर्टिकल की अब कुछ खास अहमियत नहीं है। आपको एक ये मेन डेट 19 जुलाई 1948 याद रखनी है, ठीक है, यही मेन हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि जैसे कि मान लो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो 1 मार्च मतलब आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान में चल गए जिन्ना की बातों में आके, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वो पाकिस्तान में तो चले गए, लेकिन अब वो क्या मतलब कि कहाँ, अब वो इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप आ सकते हो, और आपको भी क्या देंगे, हम हमारे देश की हम नागरिकता देंगे, आप आ सकते हो, और हम आपको क्या देंगे, हमारे देश की नागरिकता को देंगे, ठीक है। आपको
सारा ये आर्टिकल समझ आ रहे होंगे, 5, 6, 7। लेकिन अब ये भी अप्लाई नहीं होता, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 8 को देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि अगर आप विदेश में भ्रमण कर रहे हो, ठीक है, विदेश में आप नौकरी कर रहे हो या विदेश में रह रहे हो, ठीक है, आपने विदेश में शादी कर ली, तो आपसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, और कब तक नहीं छीनी जाएगी, ये आर्टिकल 9 में कह रखा है। आर्टिकल 9 में क्या है, अगर आपने उस देश की नागरिकता ले ली, अगर ले ली तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आपने उस देश की नागरिकता नहीं ली तो आपसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, आपको इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सानिया मिर्जा है, ठीक है, सानिया मिर्जा, उन्होंने क्या किया, विदेश में वो रह रही है, ठीक है, शादी कर ली पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली। इसलिए वो आज भी इंडियन सिटीजनशिप में आती है, वो हमारे इंडिया की ही नागरिकता में ऐड होती है। ठीक है, अब आपको ये वाला आर्टिकल अब समझ आ गया होगा कि 8 में क्या है। अगर हम कहीं बाहर भ्रमण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारी नागरिकता हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जैसे ही हमने उस देश की नागरिकता ले ली तो हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि मतलब कि जो देशद्रोही काम करता है, ठीक है, देशद्रोही काम करता है, द्रोही काम करता है या फिर पागल है, सिर्फ हम उससे ही नागरिकता को छीन सकते हैं, बाकी और किसी से ही हम नागरिकता को नहीं छीन सकते। आर्टिकल 10 हमारा जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसकी रखवाली करता है। कैसे करता है, मानो जैसे कि दो पार्टी के बीच इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एक ए पार्टी है, मानो एक बी पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी को लग रहा है कि बी पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आने वाले इलेक्शन में, तो और ए पार्टी फिलहाल में क्या है, रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है। तो ए पार्टी ने क्या किया, बी पार्टी के लीडर की क्या कर ली, नागरिकता ही छीन ली। अब वो नागरिकता ही छीन ली तो क्या करेगा, वो इलेक्शन में ही नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आर्टिकल 10 के तहत, क्योंकि हमारा आर्टिकल 10 है वो हमारी नागरिकता के कानून की रखवाली करता है। ठीक है, सिर्फ जो देशद्रोही काम करते हैं या फिर जो पागल है, वो ही, उनसे ही हम नागरिकता को छीनेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जो नागरिकता से संबंधित कानून है वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, और उसमें हेल्प कौन करेगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, नागरिकता से संबंधित सारे कानून संसद बनाएगी और हेल्प कौन करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भाग 2 के 5 से लेके 11 तक सारे आर्टिकल समझ आए होंगे। ठीक है, 5 में क्या था, प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, फिर 6 में क्या आ गया, जो मतलब कि पाकिस्तान चले गए थे वो भारत में आना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम नागरिकता दे देंगे। कब तक देंगे, 19 जुलाई 1948 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, साथ में जो मतलब कि पहले ही चले गए थे वो कहाँ आना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, तो अब हम उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। 8 में था कि कोई भ्रमण कर रहा है, विदेश में नौकरी कर रहा है, ठीक है, वहां रह रहा है, तो हम उसकी नागरिकता नहीं छीनेंगे। ठीक है, वो इंडिया का ही सिटीजनशिप रहेगा। लेकिन नो क्या कहता है, जैसे ही आपने उस देश की नागरिकता ले ली तो हम आपकी नागरिकता छीन लेंगे। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है कि हमारा यह आर्टिकल एक तरह से सिटीजनशिप की रखवाली करता है। सिर्फ जो देशद्रोही काम करेगा, जो पागल होएगा, उनसे ही हम नागरिकता छीनेंगे। ठीक है, और हमारे नागरिकता के संबंधी जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, और उसमें हेल्प कौन करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आर्टिकल 7 कंप्लीट होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जय हिंद।